वो जो स्टे ऑर्डर था वो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये स्टे ऑर्डर था जस्टिस एच.एल. गोखले एंड जस्टिस एस. ओका, तो डेटेड 17 जनवरी 2006। और जो स्टे ऑर्डर में स्टे का पार्ट था वो सुनाता हूं मैं आपको। तो ये सारी इंक्वायरीज हो गई, तो जज ने सारा पढ़ने के बाद में, दोनों पार्टी के आर्गुमेंट सुनने के बाद में ऑर्डर कर दिया उस पिटीशन में कि ये स्टे ऑर्डर पे जरा लाइन में फोकस करें। ये स्टे ऑर्डर 4 लाइन का, तो मेरी प्रेजेंट पिटीशन से पहले वाली पिटीशन का ऑर्डर, जिसमें ये एंटीसिपेटरी स्टे ऑर्डर है। क्या लिखा जज ने, जो ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और बाकी जजेस को भी बेवकूफ बना रहे हैं। ध्यान से सुनिए, वी जजेस ये लिख रहे हैं, डिवीजन बेंच, जस्टिस गोखले, जस्टिस ओका, 2 जज का डिवीजन बेंच, क्योंकि इनका ऑर्डर दूसरा डिवीजन बेंच चेंज नहीं कर सकता है, उसका इलाज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है। और इन्होंने ना रिव्यू फाइल की ना सुप्रीम कोर्ट में गए और बदमाशी, चोरी चमारी, फ्रॉड कर रहे हैं। वी हाउएवर एड ए राइडर दैट इन द इवेंट the order passed at the end of inquiry is adverse to the petitioner, it will not be acted upon for a period of 4 weeks after the same is served on the petitioner। क्या मतलब हुआ? उन्होंने बोला कि फालतू इंक्वायरी है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने मेजर पेनल्टी में उसको रिमूवल के लिए इंक्वायरी चालू की है, तो आप उसके अगेंस्ट में छोटा मोटा वार्निंग लेटर भी नहीं इशू कर सकते। क्या लिखा है? इंक्वायरी इज एडवर्स टू द पिटीशनर, मतलब कुछ भी उसका इंक्वायरी का रिजल्ट हो। 4 वीक का स्टे ऑर्डर दिया है। 4 वीक वास कि अगर इंक्वायरी आपके फेवर में रिजल्ट आता है तो कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। अगर अगेंस्ट में होता है 4 वीक का टाइम दिया है, या तो खुद आप मूव कर जाओ कोर्ट में या एडवोकेट को थ्रू मूव कर जाओ, उतना टाइम काफी होता है। और ये स्टे ऑर्डर अनकंडीशनली कंटिन्यू करेगा विदाउट एनी आर्गुमेंट। आपका जॉब इंटैक्ट रहेगा और आपकी एक्सपेक्टेशन इंटैक्ट है, और कोर्ट में लड़ने दो। इतनी फालतू इंक्वायरी है कि लास्ट में आपको जीतना ही जीतना है। ये था स्टे ऑर्डर, और इसको बेवकूफ बना रहे, सबर्ट किया इन्होंने कि इनको खुद मत आर्ग्यू करने दो, एडवोकेट को करने को बोलो। और जब एडवोकेट आप कर लेते हो तो आपको बोलना अलाउड नहीं होता है, और एडवोकेट्स की मिली भगत करा दो, ये करा दो, ये सब चोरी चमारी फ्रॉड है कोर्ट में। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो था, और प्रिंसिपल 3 जगह कोर्ट का में मैटर हो गया, हाई कोर्ट में, प्रिंसिपल जज सिटी सिविल कोर्ट बॉम्बे और सुप्रीम कोर्ट। तो सिटी सिविल कोर्ट बॉम्बे का प्रिंसिपल जज बोलते हैं भाई हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, वो बेचारे किसी पोजीशन में थे ही नहीं उसको कुछ करने के, और उनको भी इन्होंने बेवकूफ बना दिया। और उनके ऑर्डर्स को मिसइंटरप्रेट करके इन्होंने, और हाई कोर्ट के ऑर्डर को, जो था हाई कोर्ट का ऑर्डर, प्रिंसिपल जज का ऑर्डर हो या किसी भी डिवीजन बेंच का ऑर्डर, इन्होंने चैलेंज नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हो गया था। वो सुपर सेटिंग है सब पे, आज की डेट में भी वो लागू है। तो वो इन्होंने फ्रॉड किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया था कि अभी तुम्हारी पिटीशन पूरी पेंडिंग है हाई कोर्ट में, इसलिए हम डिसमिस करते हैं क्योंकि जजेस से गलती हो जाती है, उनको माफ कर देनी चाहिए। तो हमने उस बात पे एग्री। तो अभी फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली पिटीशन एडमिट हो गई। मैंने रिस्पोंडेंट बताया था आपको, कुछ इसमें ऐड हुए, कुछ डिलीट हुए। कुछ ऐड हुए जो जजेस को कन्विंस किया कि ये भी, इनकी भी उसमें इनके अगेंस्ट भी केस बनता है, और कुछ को ड्रॉप किया कि जजेस बोले वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबली इनडायरेक्टली हैं, तो अभी बार बार उनको लेटर मत भेजो। तो बाद में अभी डिवीजन बेंच चेंज होते रहते हैं, एक दूसरे डिवीजन बेंच को इन्होंने मिसलीड करके, सीनियर जज की उसमें गलती है, जूनियर जज की नहीं है। जूनियर जज को तो बेचारे को ट्रांसफर में भेज दिया था नागपुर, सैयद साहब को, और सीनियर जज थे जस्टिस मल्लापल्ली, उनकी गलती है।
उनके पास पेपर नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजे भाई? डिवीजन बेंच में दोनों की जजेस की पार्टनरशिप बराबर है। और वो बोले कि आपका 4-5 जजेस ने नॉट बिफोर मी कर दिए, इनका मैटर मेरे सामने मत रखो। तो वो इन्होंने इसलिए किया था, वो मेरे फेवर में ऑर्डर करना चाहते थे और ये बदमाशी करके उल्टा सीधा मिसलीड करके होने नहीं देते थे, इसलिए जजेस ने बोला। तो जस्टिस मल्लपल्ली ने बोला कि मैं और चीफ जस्टिस मिलके आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे, इतने सारे डिवीजन बेंच ने आप पे मैटर नॉट बिफोर मी कर दिया। तो मैंने बोला अभी कर दो आप, पता चल जाएगा कि वो जजेस की इंटेंशन क्या थी। वो बेचारे मेरे फेवर करने की ट्राई कर रहे थे, पूरी कोशिश की उन्होंने। और कुछ जजेस ने, मैं नाम भी बताऊंगा आपको, उन्होंने कह दिया था कि फालतू इंक्वायरी है और वो 4 वीक का पीरियड निकल भी गया है तो कंटिन्यू करो उसका एंटीसिपेटरी स्टे ऑर्डर। लेकिन ये क्योंकि जज चेंज होते रहते हैं 3-3 महीने में, फिर उल्टा पुल्टा करते थे, तो सब रिकॉर्ड है हमारे पास। तो अल्टीमेटली जजेस को अपनी गलती पता चली, पिटीशन एडमिट हुई। 16 ओजीसी अथॉरिटीज और बड़े बड़े अथॉरिटीज, सीबीआई डायरेक्टर, सीबीसी, सीआईसी और बहुत सारे बड़े बड़े अथॉरिटीज को शोकॉज नोटिस इश्यू हुए। और पहले प्रेसिडेंट और पीएम को भी बोला था नोटिस, तो उनको भी जवाबदेही बनती है। तो उसमें पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस इश्यू हुआ था। तो ये सब जो बातें हैं, इसलिए कर्नल आर पाटिल साहब ने बुलाया मुझे। तो मैंने कहा आपको हम नोटिस किस लिए दे रहे हैं? ये फोर्सिबल इलेक्शन हुआ है, अगर कोर्ट के ऑर्डर से होता तब भी उसका पंचनामा होता। फोटो वीडियो वापस नहीं करेंगे क्या? ये नहीं बताएंगे कि फोटो वीडियो जो है पुलिस के पास है कि ओजीसी के पास है, और कोर्ट में जाके झूठ बोलेगा ओजीसी की हम तो हाथ जोड़ के गए थे, सब अपनी मर्जी से चले गए। तो विसल ब्लोअर्स के केस में ऐसे ही करते हैं। बाकी भी जितने केस है, जब एक अकेला ऑफिसर जो करप्शन रिलेटेड मैटर लेता है उसको रिवार्ड देने के बजाय, रिवार्ड क्या था, कई अफसर हमारे जो विसल ब्लोअर एक्शन से चार्जशीट हुए थे, सस्पेंड हुए थे, सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, अल्टीमेटली इन्होंने मिलीभगत करा के छोटा मोटा लेटर देके छोड़ दिया। और हमारे केस में चाहे कुछ एम्प्लॉइज टर्मिनेट हो, उनकी फैमिली की सिंपैथी में लिखा है, इसको एंटी मैनेजमेंट ये वो करके, इसलिए जजेस ने ये ऑर्डर कर दिया था। उन्होंने बोला था हम बहुत अच्छा ऑर्डर दे रहे हैं, अभी हम इंक्वायरी को स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ आपके फेवर में भी हो सकते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। लेकिन हमने इतनी इनकी बदमाशी है, उनको बाहर से लॉक कर दिया है कि इसको रिमूव नहीं कर सकते। इसके केस में आप शोकॉज नोटिस का छोटा मोटा वार्निंग लेटर भी इशू नहीं कर सकते, इधर भी चल रहा। तो जजेस ने मेरे फेवर में ये ऑर्डर दिया था। बाद में एक दूसरे डिवीजन बेंच से अभी फोर्स करके कि इनको ना बोलना दिया जाए, एडवोकेट करने को बोलो, एडवोकेट्स की मिलीभगत तो फ्रॉड ऑन कोर्ट करके उस पिटीशन को डिसमिस करा दिया, जिसमें वो जजेस मल्लपल्ली और सैयद का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। और बेचारे जूनियर जज को सैयद साहब को समझ नहीं दिया मैटर, ट्रांसफर हो गए उनके, पेपर नहीं भेजे उनके पास, और सीनियर जज ने अकेले ही अपने चैम्बर में बैठ के ऑर्डर कर दिया। दूसरा जज था ही नहीं, कभी छुट्टी वाले दिन उसको बुला लिया होगा। जबकि बाकी सारे केसेस में छुट्टी पे अगर दूसरी जगह नागपुर वगैरह ट्रांसफर हो जाता है जज का, तो दोनों जजेस को बुलाया जाता है, ओपन कोर्ट पे डिसीजन होता है। तो ये कैसे हुआ है और कितना प्रेशर होता है जजेस के ऊपर गवर्नमेंट का, और ये गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स का, ओएनजीसी वगैरह का जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, कि इसने अगर कोर्ट का केस जीत भी लिया तब भी इम्प्लीमेंट मत होने दो। तो ये सरासर फ्रॉड है कोर्ट में, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर कोर्ट है, और जो शरीफ ईमानदार जज है जिन्होंने हमको फेवर में ऑर्डर दिया है, तो उनके अगेंस्ट में ये कंस्पायरेसी है, उनके अगेंस्ट में ये फ्रॉड है, उनको अवार्ड मिलना चाहिए था, और वो पीछे रह जाते हैं। और जो जज खुद फ्रॉड नहीं करते, पैसे नहीं खाते कैसे काइंड में, और ने जूनियर जज को बराबर चांस नहीं दिया, तो इसलिए वो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है ही नहीं, सिंगल जज का ऑर्डर है। और जो फ्रॉड करके केस किया, वो ऑर्डर कर दिया, तो जज बोलते गलती हो गई सीनियर जज की, आप रिव्यू फाइल कर दो हाई कोर्ट में या एसएलपी कर दो सुप्रीम कोर्ट में, दोनों एक टाइप की अपील होते हैं। तो हमने कहा नो, ये फ्रॉड और चीटिंग से हुआ, हर एक स्टेज पे फ्रॉड और चीटिंग हो गया इतना लंबा, जबकि वो रेस्क्यू नहीं करना था पिटीशन। पहले पिछली पिटीशन में हमने सारी इंक्वायरीज कर ली थी, दोबारा अब क्यों हुई इंक्वायरीज?
और अपने फेवर में ऑर्डर कर लिया था। जज ने बोला था कि इनके अगेंस्ट में रिमूवल तो छोड़ो, इनके अगेंस्ट में वार्निंग लेटर भी इशू कर सकते हैं, विसल ब्लोअर। तो वो स्टे ऑर्डर को सबवर्ट किया, फोर्सिबल एविक्शन करा दिया फैमिली का, जबकि अकोमोडेशन जो होती है जॉब पे डिपेंडेंट है। जब जॉब पे स्टे ऑर्डर था तो अकोमोडेशन पे भी था, और पुलिस फोर्स आई थी साथ में, और कोर्ट की छुट्टी वाले दिन और सनसेट के बाद अलाउड भी नहीं होता है, उसके फोटो वीडियो नहीं देते हैं। तो ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ये पूरी कंट्री के जितने लोग हैं उनके साथ अन्याय नहीं हो उनके लिए भी लड़ रहे हैं। कई करोड़ जो पब्लिक सेक्टर के ऑफिसर्स हैं उनको हमारा सपोर्ट है। मीडिया कहता है कि सपोर्टर किधर है, वो सामने नहीं आ सकते क्योंकि हमने रिस्क लिया है, हम सामने है। वो कुछ बोलेंगे हमारे फेवर में तो उनका जॉब रिस्क पे हो जाएगा, उनकी फैमिली रिस्क पे हो जाएगी, उनकी गवर्नमेंट अकोमोडेशन रिस्क पे हो जाएगी, क्योंकि सिविल मैटर में चार्ज टू पेनल्टी फिक्स नहीं है, जबकि क्रिमिनल मैटर में चार्ज टू पेनल्टी फिक्स है। थप्पड़ मारने में फांसी नहीं होती है। और हमको तो उल्टा अवार्ड मिलना चाहिए था। कई हजार करोड़ बचाए हमने पैसे, कई ऑफिसर चार्जशीट सस्पेंड हुए, सीबीआई इंक्वायरीज हुई हमारे रिप्रेजेंटेशन पे, और कई हजार करोड़ के ऑर्डर दे रहे थे प्राइवेट पार्टीज को विदाउट टेंडरिंग, चारों तरफ से लूटा जा रहा था, वो सब बंद कराया। तो वो प्रॉफिट किसने दिलाया? हमने दिलाया। तो हमको कितना बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए था, और उल्टा ऐसे फालतू चीज पे कि अपने साथी के जो कुछ एम्प्लॉयज है टर्मिनेट हो गए, उनकी फैमिली की सिंपैथी में लिखोगे तो आपको रिमूव कर देंगे। तो और जजेस ने जब हमारी फेवर में करते हैं, हाई कोर्ट बॉम्बे का हम तारीफ करते हैं उसके जजेस की, 99% से ज्यादा शरीफ है, ईमानदार हैं, और कुछ जूनियर रजिस्ट्रार हैं वो उल्टा पुल्टा भी करते हैं, किस वजह से आप समझ सकते हैं। लेकिन जो सीनियर जितने रजिस्ट्रार जनरल है सबको जानते हो, बहुत शरीफ है, उनको हाईकोर्ट जज सही बनाया। और बाकी अभी मैं वाइंड अप करता हूँ, और बाकी हम कल बात करेंगे कि वहाँ पे फ्रॉड चीटिंग कैसे होता है। ये अन्ना हजारे को नहीं मालूम, बाबा रामदेव को नहीं मालूम है, और इनके जल लोकपाल बिल और गवर्नमेंट का लोकपाल बिल दोनों कचरे के डब्बे में फेंकने लायक है। हमारी रिकमेंडेशन था उससे कई लाख करोड़ का फायदा होगा, और कश्मीर समस्या का हल हमने 5 मिनट में कर दिया है, ये 7 जन्म में नहीं कर सकते हैं। तो उसका भी हमको रिवार्ड चाहिए, हम कोई एक्शन लेते तो उसका रिवार्ड भी चाहिए, और जो सही काम कर रहा है उसको रिवार्ड मिले, जो सही नहीं कर रहा है तो उसको पेनल्टी भी मिले, वो हम एश्योर कर देंगे। वो पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, ओबामा हो, किसी को भी अप्रोच करना पड़े। थैंक यू। ओके सर, नमस्कार।